अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और जो उनकी टीम है वो पहुंच चुके हैं पाकिस्तान और नेगोशिएशंस चल रहे थे, अभी तक तो चल रहे हैं। और ये है कि पहले तो ये देखें कि जो टीम आई हैं उसमें जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट है, स्टीव विटकॉफ है स्पेशल अनवॉय, जेरेड क्रोशनर है, ये डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, फॉर्मर प्रेसिडेंशियल एडवाइज़र है, और ब्रेड कूपर है सेंटकॉम कमांडर। ईरान का डेलीगेशन आया है, मोहम्मद कलीबफ पार्लियामेंट स्पीकर है, अब्बास आरागची फॉरेन मिनिस्टर है, मजीद तख्त रावंची डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है, और मोहम्मद बागर जलगाद है। पाकिस्तान का तो कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। अजीज़ दोस्तों, पहली बात तो ये कि जब ये जेडी वैंस उतरे एयरपोर्ट पे और उनके स्वागत के लिए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, आसिम मुनीर सब जब गए थे, जो स्वागत में इनका नज़र आया ना, वो बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी कि जिस तरह एक मालिक आता है और उसके नौकर गुलाम उसके सामने खड़े होते हैं, वैसे इनकी बॉडी लैंग्वेज थी आसिम मुनीर की और इन सब की। और मैं जहाँ तक आपको पता है कि 32-33 साल से ये इंटरनेशनल अफेयर्स देख रहा हूँ, मैंने कहीं भी यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तो छोड़ें, वाइस प्रेसिडेंट के आने के लिए किस तरह इस्लामाबाद एक कैपिटल को पूरा ब्लॉक कर दिया गया, कर्फ्यू से भी ख़तरनाक माहौल था, स्कूलों में छुट्टियां, मार्केटें बंद, 2 दिन के लिए सब कुछ बंद। जेडी वैंस के 14 जहाज आए उनके आने से पहले, और ये सब सिक्योरिटी पूरी इस्लामाबाद अमेरिका ने ले ली थी अपने कंट्रोल में, और पाकिस्तानी फोर्सेस भी अमेरिकन इशारों पे थे। और पूरा खाली यही नहीं कि इन्होंने पूरा इस्लामाबाद फिजिकली टेक ओवर किया था, डिजिटल, एयर, सब चीज़ें। इससे पहले एक दिन पहले ईरान का डेलीगेशन आया, ईरान के डेलीगेशन के इस्तकबाल के लिए भी गए। वो पाकिस्तान जहाँ पे शिया सुन को काफिर माना जाता है सुन्नियों की तरफ से, वहाँ पे हाफिज़ कुरान आसिम मुनीर शियाओं के साथ, ईरानियों के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। मतलब मैं इस पाकिस्तान की लीडरशिप का, पाकिस्तान के जो सिस्टम है उसकी हिपोक्रेसी का इससे ज़्यादा एंड मैंने कहीं नहीं देखा। और अजीज़ दोस्तों, ये है कि सऊदी अरब के भी फाइनेंस मिनिस्टर पहुंचे हैं पाकिस्तान इसी वक्त, और वो उस नेगोशिएशंस का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन वो एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान को इमारात के पैसे देने हैं, पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया है, पाकिस्तान कहाँ से देगा। तो सुना है कि खबरें तो आ रही हैं कि कतर और सऊदी अरब पाकिस्तान को मिल के $5 बिलियन का एक डिपॉजिट देंगे जिससे कि ये कर्जे अदा कर सके, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये चीज़ें तो कि सऊदी अरब 10 बिलियन दे रहा है, 5 बिलियन दे रहा है, ये इमरान खान के ज़माने से हम सुनते आए हैं। अजीज़ दोस्तों, नूर खान एयरबेस पे ईरानी डेलीगेशन भी उतरा और अमेरिकन डेलीगेशन भी उतरा। उस पे भारत का आपको पता है ना कि भारत में मेरी नज़र में हमेशा 2 मसले सबसे बड़े हैं। एक है उनके नेता, जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स हैं ना मुख्तलिफ पार्टियों की, उनका रवैया, और एक है वहाँ का मीडिया। अभी मैं पढ़ रहा था, एक तेजस्वी प्रकाश करके है कोई, हमेशा एंटी इंडियन नैरेटिव को फ़ौरन वो करेगी, वो कहेगी देखो वो नूर खान एयरबेस पे ये लोग सब उतरे हैं, और वो नूर खान एयरबेस जिसको मोदी दावा कर रहा था कि हमने तबाह कर दिया है, वो नूर खान एयरबेस तो तबाह नहीं था, इस पे तो सब आ रहे हैं, इसका मतलब मोदी झूठ बोल रहा था। ये कह रही है तेजस्वनी प्रकाश। भाई साहब, उस जंग को 1 साल हो गया, 1 साल। नूर खान पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है, एयरबेस है।
और भारत ने कहीं ये नहीं कहा कि हमने पूरा नूर खान एयरबेस तबाह कर दिया। सैटेलाइट फोटोज दिखाई थी जिसमें कुछ हैंगर्स तबाह हुए थे, कुछ जगह पे रिकंस्ट्रक्शन 1 साल में नहीं हो सकती। तुम लोग इतने डफर हो, भारत के जो मीडिया वाले हैं इतने डफर हैं भाई। वो इतना इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, वहां पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, वहां पे पाकिस्तान का सबसे आर्मी का और आने जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस है। वो तो विद इन ए मंथ और 2 वापस रिकंस्ट्रक्ट करके रिबिल्ड कर लिया था। तुम लोग इतने डफर हो, या तुम लोगों को वो एजेंडा दिया जाता है कि तुम लोगों को एक नैरेटिव प्रोमोट करना है इस तरह का। दूसरी चीज ये है, And you wanted to say something about Field Marshal Asim Munir. He had a special relationship with whom? He had Asim Munir and Shehbaz Sharif had a very special relationship, not only with Trump, they also had a very special relationship with the Iranian President Masoud Pezeshkian, and I am a witness. I am a witness to that special relationship. And last year, when I saw them talking to each other, I was, you see, surprised. I was standing just a few yards away from them, and the way the Iranian president was talking to the Prime Minister of Pakistan and the Army Chief of Pakistan, it was a great surprise for me. And then both of them, both Prime Minister of Pakistan and Field Marshal Asim Munir, have a very special relationship with the Chinese leadership. So you see, this is a unique relationship. This is a unique quality that they have. Special relationship, good relationship with Trump, with the Iranian leadership, and then the Chinese leadership. And last night, when Trump made a very nasty statement, and he said that he will wipe out a whole civilization in one night, so everyone was very disturbed. So after that statement, it was China which helped Pakistan to convince Iran for agreeing on the ceasefire. So the Pakistan and China, they were playing a role of a facilitator in coordination. And now on 10th of April, which is Friday, I hope that this facilitation role will turn into a mediation role. भारत के चैनल पे आप हामिद मीर जैसे जर्नलिस्ट को बुला के भारत की पब्लिक के सामने पाकिस्तान का नैरेटिव, पाकिस्तान आर्मी का नैरेटिव कितना खूबसूरती से पेश करवा रहे हो। आपने कभी देखा है कि मेजर गौरव आर्या को या अर्नब गोस्वामी को या सुशांत सरिन साहब को ये लोग पाकिस्तान के टीवी चैनल पे लेके आए? कभी देखा है? जो भारत का नेशनलिस्ट नैरेटिव को आगे बढ़ाएं, उनको कभी पाकिस्तान टीवी पे बुलाया गया? आप एक पाकिस्तान आर्मी का टट्टू हामिद मीर, जिसका भाई भी मिनिस्टरियल पोस्ट पे कहीं लगा हुआ है, मतलब है वो ब्यूरोक्रेट, और उसकी बेटी भी पाकिस्तान टीवी में लगी हुई है। उसकी पिछले 2 साल में, जब से कि ये सरकार आई है, जब से ये आसिम मुनीर ने टेक ओवर किया है, उसकी सारी जर्नलिज्म है प्रो पाकिस्तान आर्मी है। उसको ये भाई साहब राजदीप भारत के टीवी पे लेके आ रहे हैं। तो मैं इस पे क्या बोलूँ? मुझे कल एक इंडिया से एक मित्र का फ़ोन आया, उसने कहा कि अरे आरिफ भाई, पाकिस्तान देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये सब भारत तो मुंह देखता रह गया। मैंने कहा भाई साहब देखें, मसला ये है कि आप अगर शुरू करें 5 महीने 4 महीने पहले से, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ एक क्लैशिंग शुरू की और फिर अफ़गानिस्तान पे अटैक किए। सबको पता है कि वो अमेरिका के कहने पे अटैक किए। एक तो बगराम एयरबेस इनको लेना था, दूसरा ये था कि अमेरिका को ईरान पे अटैक करना था, और ईरान पे अटैक के लिए अमेरिका को डर ये था कि तालिबान ईरान के साथ मदद करेंगे, ईरान के लोगों को निकलने का भी रास्ता मिलेगा। दूसरा, अफ़गानिस्तान के ज़रिए चाइना और रशिया से हथियारों की सप्लाई आसानी से हो जाएगी। तो अफ़गानिस्तान को ऑक्यूपाई करने के लिए पाकिस्तान से अटैक कराया। दूसरा, ईरान के अंदर कई जगहों पे जो अटैक हुए हैं उसके
एविडेंसेस आ गए हैं कि बलूचिस्तान से अमेरिका के एयरक्राफ्ट उड़े हैं। पाकिस्तान इस जंग में खुद इन्वॉल्व रहा है। तीसरा यह कि पाकिस्तान का सऊदी अरब से एक डिफेंस पैक्ट है। ईरान सऊदी अरब पे कई हमले कर चुका था, इसलिए पाकिस्तान इस जंग में इन्वॉल्व है। ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं से इस जंग में एक ब्रेक करके कुछ नेगोशिएशंस और कुछ चीज़ें करनी थी, जिसके लिए उसने पाकिस्तान को यूज़ किया। तो पाकिस्तान की तो मजबूरी थी। पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है, भारत थोड़ी है। दूसरा, भारत का इस जंग में कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कहीं कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो भारत किस हिसाब में सीज फायर कराएगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, भारत ने ये कर दिया, भारत को बिल्कुल कोई अहमियत नहीं रही। चाइना भी तो है, यूरोपियन यूनियन भी तो है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, साउथ अमेरिका के सारे मुल्क, कोई भी तो नहीं था। तो फिर मजबूरी यह है कि इस जंग के मामले में सब दूर रह रहे हैं। जो समझदार लोग हैं, जो गुलाम नहीं हैं, वो पढ़ना ही नहीं चाहते। इनके ऑयल के टैंकर नहीं निकल पा रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो भी मना कर दिया यूरोपियन यूनियन ने कि भाई हम अपना इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे, बिल्कुल दूर। वही चीज़ भारत ने की। दो चॉइसेस थी सीज फायर कराने के लिए अमेरिका के पास, एक पाकिस्तान था, एक तुर्की था। तुर्की को नहीं इन्वॉल्व कर सकते थे, कई वजह हैं, अब डिटेल में मैं आपको क्या। तुर्की वॉज नॉट वायबल, एक ही इनके पास ऑप्शन रह गया था, वो था पाकिस्तान। और पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है। पाकिस्तान यूज हो रहा है, तो भाई साहब भारत को क्या जरूरत है कि भारत, तो ये है कि ये इसके पीछे कहानी थी। अब अजीज दोस्तों, ये इसको देख लें। Pakistan is not a mediator. Pakistan is only a postman. Pakistan is only a courier. The real negotiation is being done between emissaries of Donald Trump and the Iranians. Right? Everybody else is a cutout. In terms of using Pakistan, the Americans are comfortable with Pakistan because Pakistan has always been a loyal American voice, right? And there is a kind of a dichotomy in this also, because it's a love-hate kind of a relationship which we have witnessed. Oh no, let us, we have no confusion about it. There is no love-hate relationship when it comes to the Pentagon and the Pakistani army. The deal was signed in 1954. The deal was made 3 years before that, when Pakistan agreed to allow America unilateral use of Pakistan territory as a base. That base is still being used by America. So America considers Pakistan a subservient ally. We are equals of America. That is the difference. We are a proud nation with strategic autonomy, with our own viewpoint, with our own policy. We are friends of America. Of course we are friends of America. But that doesn't mean we agree with America on every issue, nor does it mean that we are stenographers who will take dictation from any superpower. That is why we are not considered not considered, let us say, obedient enough to be a cutout, shall we say. ये अभी बताया इन्होंने एमजे अकबर साहब ने, ये भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स रहे हैं। इन्होंने डिटेल में बता दिया कि पाकिस्तान की क्या कहानी है। एक्चुअल में मैं एमजे अकबर साहब से जिनीवा में मिल चुका हूँ। आज से कुछ साल पहले, मेरा ख्याल है 8-9 साल पहले आए थे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, और मेरी उनके साथ काफ़ी डिटेल में बातचीत भी हुई थी, और इन्होंने साफ आपके सामने रख दिया। तो देखिए, पाकिस्तान का तो घुसना बनता था। दूसरा, आप ये नजम सेठी की बात सुन लें कि इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, ख़ास तौर पे इस ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट में।
आपको अमेरिका के ऊपर ये प्रेशर डालना चाहिए स्ट्रेट अवे, अभी से ही, कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं आपको बचाने के लिए और हम आपके साथ हैं, मगर आपने जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर जो लगाई हुई हैं, जब वो आप रिमूव करेंगे तो उसके अंदर सबसे अहम सैंक्शन जो हमें भी अफेक्ट करती है वो ये है कि ईरान की एक्सपोर्ट ऑफ ईरान ऑयल टू पाकिस्तान वाया पाइपलाइन, वो जो आपने ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन के ऊपर सैंक्शन लगाई हुई है उसको खत्म करें, क्योंकि आप तो खुद कहते हैं कि कुछ ईरान के ऊपर सैंक्शन हम खत्म करेंगे, तो अगर खत्म करनी है तो उनमें से ये भी एक सैंक्शन है कि हम तेल नहीं ले सकते वाया पाइपलाइन, इसको भी आप खत्म करें। पाकिस्तान ईरान के साथ अमेरिका के इस जंग में अमेरिका के साथ है, ईरान के साथ सिर्फ लफाजी कर रहा है, यानी सिर्फ बातों की हद तक ईरान को वो कर रहा है, गुमराह कर रहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अदरवाइज पाकिस्तान टोटली अमेरिका के डिक्टेशन पे एक एक चीज कर रहा है। अजीज दोस्तों, एक और चीज मैं आपके सामने रखूं कि ये फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान जितने भी जर्नलिस्ट आ रहे हैं इनको वेलकम करता है और तमाम एयरलाइनों को पाकिस्तान रिक्वेस्ट करता है कि बगैर वीज़े के इनको आने दिया जाए, हम इनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे वीज़ा देंगे, हम पूरी दुनिया के जर्नलिस्टों को वेलकम कर रहे हैं। जबकि सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में जर्नलिस्टों को क्या हाल होता है ये आपके सामने। डिक्टेशन पे सारे जर्नलिस्ट चलते हैं, बगैर डिक्टेशन के एक जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले डेलीगेट्स के मतलब बातचीत तो दूर की बात, उनको देखना तो दूर की बात, उनके होटल के करीब भी नहीं जाने दिया जा रहा। पाकिस्तान में जर्नलिज्म बिल्कुल कंट्रोल में है, बिल्कुल अंडर इनके कंट्रोल है। अब अजीज दोस्तों, एक चीज़ आपने नोट की कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान पे हमला शुरू किया था तो उसने कहा था कि हमें एक ही सूरत में जंग बंद कर सकते हैं, अनकंडीशनल सरेंडर। और ये था मार्च 6 को, और 8 अप्रैल को भाई साहब कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में पीस चाहिए। हमने 10 पॉइंट एजेंडा मिल गया है हमें ईरान की तरफ से, हम इस पे नेगोशिएशंस करने को तैयार हैं। वो आदमी जो कह रहा था टोटल सरेंडर से कम पे बात नहीं होगी। रेजिम चेंज की बात की थी तो रेजिम ये चेंज हुई है। अली खामिनेई की जगह मुज्तबा खामिनेई आ गए, प्रेसिडेंट वही है, चीफ जस्टिस वही है, पार्लियामेंट स्पीकर वही है, कोई रेजिम चेंज नहीं हुई। अजीज दोस्तों, अमेरिका को एक्सक्यूज चाहिए थी एक जंग से निकलने की, अमेरिका को कहीं ना कहीं रास्ता चाहिए था। मैं नहीं कह रहा कि जंग खत्म हो गई है, ये जंग खत्म होगी ही नहीं। इस रीजन को थोड़ा इनलार्ज करके देख लें, इजराइल, इराक, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, पूरा रीजन 50 साल से ज़्यादा हो गया मुसलसल क्राइसिस में है, जंग में है, मुसलसल। आप समझते हैं कि ये एक सीज फायर पाकिस्तान जैसे टट्टू के सीज फायर कराने से ये सीज फायर हो जाएगा, मामला ख़त्म, सब जंग ख़त्म हो गई। मोहित पीरजादा कहते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू है ना, वो ईरानियन के साथ गेम खेल रहे हैं, साथ में पाकिस्तान और अमेरिका दुनिया के साथ भी गेम खेल रहे हैं। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, वो इस सीज फायर की नेगोशिएशंस में लेबनान को तो शामिल करवा ही नहीं रहा। लेबनान तो अभी भी हमला हो रहा है, और लेबनान के हवाले से नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अभी क्लियर हैं कि हमने ख़त्म नहीं किए। एग्रीमेंट हो या विदाउट एग्रीमेंट हो, हमने अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं। उसने कहा कि 2 वीक का सीज फायर है ना जो, उसमें लेबनान कहीं शामिल नहीं, तो फिर ये सब ड्रामा क्या है। ये इसने कहा कि ठीक है, हम अमेरिका के इस सीज फायर के डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, ये है वो है, लेकिन इजराइल लेबनान पे हमले जारी रखेगा। और मैं ये बात भी बता दूं कि सीज फायर के कुछ घंटों बाद
इमारात पे 17 बैलिस्टिक मिसाइल मारे ईरान ने, 35 ड्रोन मारे, और 2 बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली है, 2 बार बंद हुई है। और आखिर में इतना बता दूं कि ये भी रिपोर्ट आ रही है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक शिप को गुजरने के लिए $2 मिलियन भत्ता देना पड़ता है। एक्सटॉर्शन कह लें, टैक्स कह लें, जो भी है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये जो इजिप्ट का सुएज नहर है, जो सुएज कैनाल है, ये आपको पता है मैन मेड कैनाल है, क्योंकि ये मेडिटेरियन सी और कौन सा अरबियन सी के उसमें रेड सी के उसको छोटा सा हिस्सा है जो इजिप्ट का, उसमें नहर बनाई गई थी अंग्रेज सरकार के दौरान, ताकि शॉर्टकट हो जाए यूरोप के लिए पेट्रोल वगैरह ले जाने के लिए। तो उसमें गुजरने का एक टैक्स है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरह ऐसी ही एक कैनाल पानामा लेक बनाई गई थी। पानामा कैनाल जो है वो भी साउथ और नॉर्थ अमेरिका जुड़ा हुआ था, तो वो सबको शिप को बहुत लंबा रूट लेके जाना पड़ता था, तो वो बीच में एक कैनाल बनाई थी पनामा लेक। वो पनामा कैनाल वो भी टैक्स लेता है उधर से हर शिप को गुजरने का। यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे एक कंट्री नहीं है कोई। वहाँ पे तो इजिप्ट है, वहाँ पे पनामा है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखें तो वहाँ पे ओमान भी है, अमारात भी है, कतर भी है, बहरीन भी है, ईरान भी है। तो इसलिए आज तक वो फ्री गुजरता था। अब ईरान पूरी कोशिश में है कि पर शिप $2 मिलियन। अब आपको पता है एक शिप जो वहाँ पे से गुजरता है ना, कार्गो शिप, जिसमें गैस, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल लदा हुआ होता है, एवरेज आप लगा लें $100 मिलियन का सामान होता है उसके ऊपर। तो 2% टैक्स की बात हो रही है। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं खबरदार है किसी ने टैक्स लेने की बात की और मैं बिल्कुल ये टैक्स एक्सेप्ट नहीं करूंगा, फलाने ढुमकाने, लेकिन ये बातचीत हो रही है। तो अजीज दोस्तों, सीज फायर का ड्रामा मोरलेस खत्म होता जा रहा है। एंड पे मैं आपके सामने ये हमारे नोबेल पीस प्राइज के विनर शहबाज शरीफ की 1 मिनट की वीडियो रख रहा हूँ, जो वो पाकिस्तानियों से भाषण दे रहे हैं और पाकिस्तान की इस शानदार कामयाबी को बता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो काइंडली कीप सपोर्टिंग एंड काइंडली कंटिन्यू सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। ताला किसी को अता करता है। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज़्ज़त अता फरमाई है, पाकिस्तान की तारीख़ में इट इज़ द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। टोक्यो से लेकर लंदन तक और कासाब्लांका से लेकर कोलालमपुर तक टेलीविजन और तमाम जो इदारे जो हैं, जिस तरह आज पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह का मंजर देखते आप कभी नहीं देखा। Pakistan has changed forever. I'm telling you, from Karachi to Peshawar, जिसे दुनिया इज़्ज़त और तकरीम की निगाह से देख रही है। तो ये इज़्ज़त जो दी है, ये किसी एक फ़र्द या हुकूमत की नहीं, ये पूरी कौम की है। एक आम आदमी की है, एक हारी की है, एक किसान की है, एक मजदूर की है, एक तांगाबान की है, एक दुकानदार की है, एक सियासतदान की है, एक अफसर की है, एक यतीम की है, एक बेवा की है। ये पूरी कौम की इज्जत है। कुरान करीम में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा